नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने उत्तरी भारत के मैदानों का अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, उसका अध्ययन करेंगे कि भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी स्थिति और विस्तार, अर्थात उसकी लोकेशन कहाँ है और उसके अंदर कौन कौन से पठार हैं और किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई और वर्तमान में उसका क्या महत्व है। यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत के नक्शे पर इस प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर और भी छोटे छोटे पठार नज़र आ रहे हैं, जिनमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और ये दक्कन का पठार। अर्थात यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ये दूसरा मैप है जिसके अंदर आपको यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर ये कटी फटी पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट है अर्थात पूर्वी घाट, और ये है वेस्टर्न घाट अर्थात पश्चिमी घाट। ये पर्वत श्रृंखला अरावली है, इसके नीचे ये विंध्याचल है और ये है सतपुड़ा। यहाँ पे ये छोटा नागपुर का पठार है और ये जो कटी फटी पहाड़ियाँ यहाँ नज़र आती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो मेघालय के पठार का हिस्सा है, वो भी इस प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यहाँ पे अलग अलग से दिखाया गया है पर्वत श्रृंखलाओं को, जिसमें आपको ये साइड में नक्शा बना के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दिखाया गया है, जिसमें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी नज़र आ रही है और यहाँ पे ये अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, जिसमें ये स्थान कैप कॉमोरोन, कन्याकुमारी जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है मुख्य भारतीय भूमि का, इसके अलावा ये डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी चोटी, कालसुबाई चोटी, यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे ये है वेस्टर्न घाट। तो ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर पर्वत श्रृंखलाएँ नज़र आ रही हैं। अब अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक अत्यंत प्राचीन भूभाग है। त्रिभुजाकार इसकी आकृति है और उत्तर में यह गंगा सतलज के मैदान से और नीचे की तरफ 3 दिशाओं में ये समुद्र से घिरा हुआ है। हमने देखा कि इस प्रकार से इसकी लोकेशन थी। इधर बंगाल की खाड़ी थी, तो इधर अरब सागर था और नीचे हिंद महासागर था। इस प्रकार हमने देखा कि प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है वो 3 ओर पानी से घिरा होता है और ये भारत का प्रायद्वीपीय खंड भी 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश गोंडवाना भूमि का ही भाग है। इस पठार के ऊपर अनेक पर्वत स्थित हैं जो लाखों वर्षों की मौसम क्रिया से पूर्णतया प्रभावित रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं हम कि पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थलाकृति है वो लगातार मौसम से प्रभावित रही है, ऐसे ही भारत का ये पठारी भाग भी प्रभावित रहा है। ये पर्वत कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित हैं, हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ पे सकरी और चौड़ी नदी घाटियाँ भी हैं। इस प्रकार यह अनेक धरातलीय विभिन्नताओं से भरा हुआ प्रदेश है। अर्थात यहाँ पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, कहीं कहीं बीच में मैदानी भाग भी हैं और खनिजों का ये भंडार है। ये विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है। इन पठारों को अगर हम देखें तो समुद्र तल से इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है
और इनका विस्तार उत्तर में राजस्थान से लेकर दक्षिण में भारतीय भूमि का जो अंतिम हिस्सा है कन्याकुमारी अंतरीप, वहाँ तक 1700 किलोमीटर की लंबाई में है। इस प्रकार यूँ, और इसकी चौड़ाई अगर हम देखें यूँ तो वो है 1400 किलोमीटर। इसके अंदर कई राज्यों के भूभाग हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में ये फैला हुआ है। प्राकृतिक दृष्टि से इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियों द्वारा निर्मित है, और अगर इसके दक्षिणी पार्ट की बात करें तो पूरब में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट जो है इसकी सीमा बनाता है। नर्मदा, सोन आदि नदियों द्वारा इस पठार की कई छोटे छोटे पठारों में इसको बांट दिया गया है। नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी हम देखते हैं कि पहाड़ों के बीच से बह रही है। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, और इसके अलावा विभिन्न नदियों के समीप ये पठार जो हैं पाए जाते हैं, जो इस प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। सबसे पहले हम इस प्रायद्वीपीय पठार में चर्चा करते हैं दक्कन के पठार की। तो यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार त्रिकोणीय है और इसका विस्तार 7 लाख और 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। उत्तर में 3000 मीटर ऊंचा है ये, और पश्चिम में ये 900 मीटर ऊंचा है। इसे महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, और पश्चिम में इसकी जो सीमा है पश्चिमी घाट है। यह पठार चट्टानों से बना हुआ है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो बेसाल्ट प्रकार की जो रॉक्स हैं वो इस पठार में पाई जाती हैं, और इन चट्टानों में खनिजों की प्रचुरता है, जिसमें लोहा, अब्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट आदि खनिज पाए जाते हैं। और गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की बड़ी नदी है, इसे 2 भागों में विभाजित करती है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। अर्थात जो दक्कन का पठार है उसे 2 भागों में गोदावरी नदी ने बांटा है। खनिजों से भरा पूरा पठार है ये, और इसमें बेसाल्ट प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तेलंगाना पठार गोदावरी नदी के उत्तर में है। जिस प्रकार ऐसे अगर नदी बहती है तो इसका जो ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट है वो है तेलंगाना का पठार। उत्तरी भाग में स्थित वनों से ये आच्छादित पठार है। यहाँ पे वर्धा नदी बहती है, और दक्षिणी भाग में उर्मिल मैदान है, जिन पे सिंचाई के लिए तालाब बनाने हेतु उपयुक्त भूमि है। और इसका जो निचला भाग है वो समतल है, जिनमें बड़े बड़े शहर हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद उसके प्रमुख उदाहरण हैं। अर्थात ये समतल भूमि है, और ये गोदावरी नदी के उत्तर का भाग है। दूसरा दक्कन के पठार का भाग है कर्नाटक का पठार। 600 मीटर की ऊंचाई वाली समोच्च रेखा इसे भी 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अगर ये पठार है तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग पर कृष्णा नदी है यहाँ पे, और तुंगभद्रा नदी है, और यह यहाँ घाट प्रभा और माल प्रभा नदियाँ कृष्णा नदी में इसके दाएं भाग पे मिलती हैं। कर्नाटक पठार के दक्षिण भाग को मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो 600 मीटर की समुद्र रेखा इसे 2 भागों में बांट रही है, उसके जो उत्तरी भाग है और उसका जो दक्षिणी भाग है वो है ये वाला पार्ट, मैसूर का पठार। यह दक्षिण भारत का उच्च सीमा वाला पठार है। सामान्यतः इसका ढाल पूरब की ओर है, जबकि उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा इसका जो दक्षिणी सीमा है उसका निर्माण
होता है। ये है दक्कन के पठार का ही भाग, कर्नाटक का पठार, जो गोदावरी नदी के दक्षिण में है। फिर हम देखें मालवा का पठार। तो मालवा का जो पठार है वो लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी का पठार है। इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है और इसमें पार्वती, बेतवा, माही, चंबल और काली सिंध नदियाँ प्रवाहित होती हैं और ये सब यमुना में मिल जाती हैं। औसतन इसकी ऊंचाई 250 मीटर है और इन पठारों पे कहीं कहीं उर्मिल मैदान हैं जिनमें चपटी पहाड़ियाँ हैं। उदाहरण स्वरूप ग्वालियर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और कपास और सोयाबीन की खेती यहाँ बहुतायत में की जाती है, जिसमें राजस्थान का हाड़ौती का पठार भी शामिल है। फिर हम खनिजों के भंडार छोटा नागपुर की पठार की बात करते हैं। यह भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह जो पठार है बिहार और झारखंड के गया, हजारीबाग, रांची आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं, जो गहरी घाटियों में प्रवाहित होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम से बह के गंगा नदी में समाहित हो जाती है, तो दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा है, जो दक्षिणी पूर्व में प्रवाहित होती है और इस पठार की उत्तरी सीमा जो है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और ये इसकी उत्तरी अंतिम सीमा है प्रायद्वीपीय पठार की। इसके ही और दो पार्ट हैं, जिसमें मेघालय का पठार जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, इसका निर्माण भी गोंडवाना काल के निक्षेपों से हुआ है। अर्थात जो भारत का नक्शा है उसमें जो बांग्लादेश के पास वाला जो पार्ट नज़र आता है, इसमें यहाँ पे ये जो मेघालय का जो पठार है ये अलग से नहीं है, एक्चुअली ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसका उत्तरी ढाल लंबवत है जो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ बहती है और दक्षिणी ढाल है जो धीमा है। बुंदेलखंड पठार को देखें तो यह ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के बीच है और इसको वघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें इन पठारों के अलावा दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करें तो यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, जिसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो पठार के बिल्कुल उत्तर की ओर है, उसका विस्तार जो है वो अव्यवस्थित है और यह नर्मदा नदी के साथ पश्चिम की ओर गुजरात से आरंभ होके उसके समानांतर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। अंततः यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर तक अपना विस्तार प्राप्त करती है और विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसके अंदर विंध्याचल, भौरनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों को सम्मिलित किया गया है। ये भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल, जो मध्य भारत के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा विंध्याचल के ही समानांतर दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो है सतपुड़ा। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है, अर्थात विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे अगर ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा, तो जो नर्मदा नदी है वो इसके बीचों बीच बहती है और जो सतपुड़ा नदी है वो सतपुड़ा पर्वत के ये सतपुड़ा नदी नहीं है, ये ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण की तरफ बहती है। सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है और महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ इस पर्वतमाला के ही भाग हैं। इसका भौगोलिक विस्तार अगर हम देखें तो 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है और औसत ऊंचाई 760 मीटर और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो धूपगढ़ की जो चोटी है वो 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है।
अरावली, तो अरावली पर्वत श्रेणी अहमदाबाद के समीप राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा से लेके उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है और यह पर्वतमाला की कुल लंबाई 880 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो सिरोही के अंदर आबू के निकट गुरु शिखर है 1722 मीटर है एक्चुअली। और अरावली की जो ये सबसे ऊंची चोटी है, औसत हाइट देखें हम तो 300 से 900 मीटर के बीच में है और ये भारत के जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, अर्थात इसके पूर्व की ओर की नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं अपना जल लेके और पश्चिम की ओर की और दक्षिण की ओर की जो नदियाँ हैं वो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं इसकी अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अब इसका ही हम प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग देखें तो वो है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट दक्कन की पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिम तट के बिल्कुल समानांतर है। ये जो भारत है इसका जो ये पश्चिमी जो हिस्सा है ये है पश्चिम घाट। इसके उत्तर में यहाँ पे ये ताप्ती नदी जो सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बह रही थी और दक्षिण में यहाँ पे है कन्याकुमारी, अर्थात ये ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक जो 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है भौगोलिक संरचना वो पश्चिम घाट है। इसमें 1, 2 और 3 पार्ट हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, अर्थात पश्चिम घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है जो 3 भागों में डिवाइडेड है। फिर भारत का जो दूसरा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट 1300 किलोमीटर की लंबाई में है। यहाँ पे महानदी से लेके यहाँ पे नीलगिरी पर्वत तक पहाड़ियों तक फैला हुआ है और 615 मीटर इसकी औसतन हाइट है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर की पहाड़ियों को नीलगिरी, पैलकोंदा, अन्नामलाई, जावदा और शिवराय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। लास्ट में हम इसकी विस्तार और स्थिति के बाद देखें कि इम्पोर्टेंसी क्या है इंडिया के लिए एनसीक्यूलर की, प्रायद्वीपीय पठार की। तो शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होने वाली काली मिट्टी से बना हुआ है जो कपास, गन्ना और सोयाबीन की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। यहाँ की स्थलाकृति जल विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है, अर्थात यहाँ पे जल प्रपात पाए जाते हैं जिनसे जल विद्युत प्राप्त की जाती है, क्योंकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग में अनेक प्रकार के प्रपात बनाती है, किंतु इन नदियों की मौसमी प्रकृति के कारण, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि ये मानसून के सीजन में ही बहती हैं, उस समय ही इसमें पानी आता है, नहीं तो और कोई पानी का स्रोत नहीं है। इसलिए जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है जो वो सीमित है। खनिजों की दृष्टि से ये पठार महत्वपूर्ण है, इसका महत्वपूर्ण महत्व है भारत की दृष्टि से। तो फसल उत्पादन, खनिज उत्पादन और विद्युत उत्पादन के लिए प्रायद्वीपीय पठार भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ उत्तर और दक्षिणी भारत के मध्य एक प्राकृतिक जल विभाजक का कार्य कर रही हैं, वो भी इसका हिस्सा है, जिसके परिणाम स्वरूप विंध्याचल के दक्षिण में स्थित भूभाग के लोगों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को विकसित किया है जो क्षेत्रीय विभेदों सहित है, अर्थात ये भारत की जो सांस्कृतिक विशिष्टता है उसमें भी इस प्रायद्वीपीय पठार का महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।